आज हम पढ़ेंगे ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स के बारे में। और अगर हम बात करें टाइटल में ल्यूकोसाइट की कि ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, तो ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है वाइट ब्लड सेल्स को। और अगर ग्रेन्युलर की बात करें तो ये कहाँ से वर्ड अराइज हुआ है, ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल जिसे कि दानेदार स्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स कौन से वाले वाइट ब्लड सेल्स हैं, कौन से वाले ल्यूकोसाइट्स हैं। ये वो वाले वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनके अंदर ग्रेन्यूल मौजूद होता है। और ग्रेन्यूल कहाँ पर मौजूद होता है, उनके साइटोप्लाज्म में। मतलब ये कि दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद है उनके साइटोप्लाज्म में। और उसके लिए अगर हम अपने सामने जैसे यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनके अंदर ये हमें डॉट से नजर आ रहे हैं। ये डॉट्स क्या शो कर रहे हैं कि ये क्या कहाँ पर मौजूद है। एक तो ये कि ये साइटोप्लाज्म में है, दूसरे ये क्या है, ग्रेन्यूल्स हैं। और इन ग्रेन्यूल्स की मौजूदगी की वजह से इन ल्यूकोसाइट्स को ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। अब अगर हम ये देखें कि ये जो ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स हैं ये बनते कहाँ पर हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारा बोन मैरो है, मतलब ये कि जो हमारी हड्डियों के अंदर जो गुदा मौजूद है वहाँ पर ग्रेन्युलर वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। अब ग्रेन्युलर जो इन ल्यूकोसाइट्स हैं इनको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये कि इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, तो जैसे हम अपनी डायग्राम में भी देख रहे हैं कि 3 इन नंबर है, उसमें कौन कौन से हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि उसमें क्या है, न्यूट्रोफिल, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं न्यूट्रोफिल है। इसके अलावा बेसोफिल, जैसे ये बेसोफिल है। और इसके अलावा थर्ड टाइप की बात करें तो वो कौन सा है, एओसिनोफिल। तो अगर हम वन बाय वन इनको डिस्कस करें, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एओसिनोफिल की। एओसिनोफिल, तो अगर हम एओसिनोफिल के डायग्राम को इनलार्ज करें, उसको बड़ा करें, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं अगर उनको डाई किया जाए एओसिन के साथ तो वो कौन सा कलर देते हैं, वो ब्राइट रेड कलर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं। इसके साथ अगर हम इनकी परसेंटेज की बात करें कि वाइट ब्लड सेल, जो टोटल वाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें एओसिनोफिल कितने हैं, तो हम देखते हैं कि 2% एओसिनोफिल मौजूद हैं वाइट ब्लड सेल्स में। एओसिनोफिल के फर्दर देखते हैं कि ये किस किस में इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हैं। तो हम देखते हैं कि ये फेगोसिटिक, या फिर हम कह सकते हैं कि फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व है। और फेगोसाइटोसिस की बात की जाए कि क्या है, तो जिसमें हम कहते हैं कि ये इनमें ये एबिलिटी, ये सलाहियत होती है कि ये किसी चीज़ को इनगल्फ कर सकते हैं, निगल सकते हैं, तो उसे फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये इन्वॉल्व होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। एलर्जिक रिएक्शंस की बात करें कि एलर्जिक रिएक्शंस क्या होते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर आप कोई चीज़ नहीं खाएं या फिर आप कोई परफ्यूम या डिटर्जेंट कोई नया यूज़ करें और आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर रैशेस हो जाएं या खारिश स्टार्ट हो जाए, तो इस तरह के जो रिएक्शंस हैं उन्हें एलर्जिक रिएक्शंस कहा जाता है। और उनको कंट्रोल करने के लिए वाइट ब्लड सेल्स, और कौन से वाले वाइट ब्लड सेल, ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट में फर्दर एओसिनोफिल्स की जो हम बात करें वो एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि वो इस एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करें। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये इन एक्टिवेट करते हैं इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, इन्फ्लेमेशन जिसे कि कहते हैं कि सोजिश, और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस एंड पैरासाइट अटैक को। क्योंकि हम पैरासाइट किन्हें कहा जाता है, जैसे कि अगर हम मॉस्क्यूटो की बात करें, मच्छर की बात करें, तो वो क्या है, वो भी एक पैरासाइट है। इसी तरह से लीच की बात की जाए तो वो क्या है, वो भी एक एक्टोपैरासाइट है। तो हम देखते हैं इस तरह के पैरासाइट्स जो हैं उनके काटने से क्या होता है, उनके काटने से भी एलर्जिक रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम स्किन की बात करें तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो तो उनको कंट्रोल करने के लिए एओसिनोफिल एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एओसिनोफिल के अगर हम नंबर की बात करें तो हम देख सकते हैं कि अगर बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो गया है तो फिर एओसिनोफिल का जो नंबर है वो इंक्रीज कर जाता है उस एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। क्योंकि जितना सवेयर एलर्जिक रिएक्शन होगा उसको कंट्रोल करने के लिए उतने ज़्यादा एओसिनोफिल्स की ज़रूरत होगी। अब अगर हम सेकंड बात करें जो कि है न्यूट्रोफिल, तो यहाँ पर जैसे कि डायग्राम देख रहे हैं, न्यूट्रोफिल के डायग्राम को इनलार्ज करके दिखाया हुआ है। और न्यूट्रोफिल फर्दर हम देखें कि वाइट ब्लड सेल्स में कितने परसेंट हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि 62% न्यूट्रोफिल मौजूद होते हैं वाइट ब्लड सेल्स में। जब हम न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो मोबाइल हैं, वो मूव कर सकते हैं और ब्लड कैपिलरी में से वो स्क्वीज करते हुए उनकी वॉल्व में से बाहर आ सकते हैं। जैसे कि अमीबा एक मूव करता है सूडोपोडिया के ज़रिए से, सूडोपोडिया कहा जाता है, जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है और फिर उस प्रोजेक्शन की मदद से मूव करता है। इस तरह की जो मूवमेंट है उस वो कौन शो करता है, अमीबा। तो हम देखते हैं कि जो न्यूट्रोफिल सेल्स हैं वो भी कैपिलरी की वॉल में से निकलने के लिए उसी तरह की मूवमेंट
मूवमेंट शो करते हैं उसके लिए हम साथ में अगर डायग्राम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, अगर हम इस वाली स्टेज के ऊपर देखें जिसमें हम देख रहे हैं कि न्यूट्रोफिल जो है वो कैपिलरी वॉल के सेल्स के बीच में से स्क्वीज करता हुआ निकल रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिसकी मदद से वो मूव करता हुआ कैपिलरी वॉल में से बाहर निकल आता है। तो हम अगर ये देखें कि किस तरह से ये बाहर निकलता है, उसमें हम देख रहे हैं ल्यूकोसाइटोसिस के न्यूट्रोफिल्स एंटर हो गए हैं ब्लड में बोन मैरो से, उस प्रोसेस को कहा जाता है। फर्दर अगर कोई इंजरी आ गई है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर स्किन जो है वो पंचर हो जाती है, जैसे हम देख रहे हैं कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, तेज ऑब्जेक्ट से स्किन को कट लग जाए, तो हवा में मौजूद जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो सारे के सारे उनको रास्ता मिल जाएगा कि वो अंदर आ जाएं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, वो फॉरेन पार्टिकल्स। अब फर्दर थर्ड स्टेप में हम देखते हैं डायपिडेसिस, जिसे कहा जाता है कि न्यूट्रोफिल फ्लैट हो गए हैं और वो स्क्वीज करते हुए, ये यहाँ से जिस तरह से निकल रहे हैं इससे कह रहे हैं कि वो स्क्वीज करके बीच में से अपनी शेप को चेंज करते हुए बीच में से निकल रहे हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ये निकलते हैं तो इसके अलावा ये इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स जो हैं उनको भी रिलीज करते हैं ताकि और डिफरेंट तरह के जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो वहाँ पर आके अपना फंक्शन परफॉर्म करें। कीमोटैक्सिस न्यूट्रोफिल्स फॉलो केमिकल ट्रेल, जो कि हम अभी बात कर रहे हैं कि ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि फर्दर और वाइट ब्लड सेल्स को और ल्यूकोसाइट्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हम क्या देख रहे हैं, इनेट डिफेंस, इंटरनल डिफेंस, जो किस वजह से देखने में आ रहा है हमें न्यूट्रोफिल जो क्या है, जो हम देख रहे हैं कि ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स हैं। फर्दर हम देख रहे हैं कि अगर इसके एक और फंक्शन की बात करें तो जो न्यूट्रोफिल है वो इस एंटीजन को, एंटीजन कहते हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बैक्टीरिया को शो किया हुआ है, इसको निकल रहा है, इनगल्फ कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये इसको फेगोसाइटाइज कर रहा है। और कौन सा प्रोसेस है ये, फेगोसाइटोसिस। तो ये तो हमने बात की न्यूट्रोफिल्स के बारे में। और अगर हम बेसोफिल की बात करें, बेसोफिल पहले सबसे ये देख लेते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स में कितने हैं, तो हम देखते हैं कि लेस देन 1% ये वाइट ब्लड सेल्स में मौजूद हैं। और जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि बेसोफिल को इनलार्ज करके बड़ा करके दिखाया हुआ, और इसके अंदर जो ग्रेन्यूल मौजूद हैं ये किस तरह के हैं, ब्लू कलर के। और ये ब्लू कलर के तब नजर आते हैं जब इन्हें डाई किया जाता है बेसिक डाई के साथ, तो ये एग्जिबिट करते हैं ब्लू कलर, जो कि हमें यहाँ पर ब्लू कलर के ग्रेन्यूल दानेदार स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब अगर हम बेसोफिल के फंक्शंस की बात करें कि इनके क्या फंक्शन है, तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहला फंक्शन कि ये भी फेगोसिटिक इन नेचर है, मतलब ये कि कोई फॉरेन पार्टिकल होगा तो इनमें भी ये एबिलिटी है कि ये उसको इनगल्फ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सेकेंड रोल की बात करें तो हम देखते हैं कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में। और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में इनका किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें हम देखते हैं कि ये केमिकल रिलीज करते हैं जिसे कि हिस्टामिन कहा जाता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की बात करें तो उसके लिए हम साथ में एक और डायग्राम भी देख लेते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ज़्यादातर कब होता है, जब हमारी बॉडी का इनकाउंटर होता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल के साथ। फॉरेन पार्टिकल मतलब ये कि वो पार्टिकल जो बॉडी में पहले नहीं है, बाहर से एंटर हो रहा है, और उसकी वजह से बॉडी उस पार्टिकल के खिलाफ जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। और उसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऊपर बात की थी कि अगर कोई डस्ट है या आप कोई नया परफ्यूम यूज़ करें या कोई नया डिटर्जेंट है, उसकी वजह से अगर एलर्जी हो जाए, तो एलर्जी हो जाएगी तो कौन सा वाला रिस्पॉन्स शो होगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। और वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो क्यों जनरेट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में मौजूद ये जो बेसोफिल्स हैं ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं नॉर्मल से, और ये केमिकल प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामिन। अब इनके ओवर सेंसिटिव होने की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जिसमें हम कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ समथिंग फॉरेन, मतलब ये कि फॉरेन पार्टिकल से बॉडी को छुड़ाने के लिए जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है वो इन्फ्लेमेटरी है। लेकिन क्योंकि ये ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे, नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से ये स्किन को या जहाँ पर वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वहाँ पर उसको डैमेज करेंगे। अब अगर हम साथ में इसके थर्ड फंक्शन की बात करेंगे, इसका थर्ड फंक्शन क्या है, तो हम देखते हैं कि एक और केमिकल रिलीज करता है जिसे कि हेपरिन कहा जाता है। अब अगर हम हेपरिन की बात करें कि हेपरिन क्या करता है, तो हेपरिन जो है वो एंटीकोएगुलेंट है, मतलब ये कि ब्लड क्लॉट होने से बचाता है। तो जिसमें हम देखते हैं कि ब्लड जो है हमारी बॉडी में
सर्कुलेट कर रहा है और वो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो लिक्विड फॉर्म में सर्कुलेट करे, उसकी क्लॉटिंग ना हो, मतलब क्लॉट कहते हैं जम जाना, लोथड़ा सा बन जाता है क्लॉट। तो वो कह रहे हैं कि वो रिड्यूस करता है फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट को, और ख़ास तौर पे कहाँ पर, हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स मौजूद है, लंग्स और लिवर, ख़ास तौर पे वहाँ पर। मतलब ये कि हेपरिन क्या कर रहा है, ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। अब अगर हम ऑन द होल बात करें कि जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हैं, जैसे कि हमने अपनी इस वीडियो में डिस्कस किए, इसके जैसे कि हम यहाँ पर डिस्कस करें ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स, जैसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए ए ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स, हम देखते हैं कि जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, तो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद ल्यूकोसाइट्स जब फाइट करते हैं किसी फॉरेन पार्टिकल के साथ, किसी वायरस बैक्टीरिया के साथ, तो वो खुद भी उनकी डेथ हो जाती है। उसमें फिर हम देखते हैं कि जो डेड ल्यूकोसाइट्स हैं वो कहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, जितने भी डेड ल्यूकोसाइट्स हैं, और या फिर हम देख रहे हैं कि जितने भी डेड बैक्टीरिया हैं वो उस जगह पर इकट्ठे होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कि पस कहा जाता है। तो हम कहते हैं कि पस क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ डेड सेल्स। और उस डेड सेल्स में कौन कौन से होंगे, उन डेड सेल्स में डेड ल्यूकोसाइट्स भी होते हैं, और डेड जो हम कह रहे हैं कि कोई पैथोजन, जो पैथोजन कहा जाता है डिजीज कॉजिंग एजेंट को, जो बीमारी की वजह बन सकता है, जैसे कि वायरस बैक्टीरिया, तो वो भी मौजूद होते हैं। तो ये मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक लिक्विड सा बनाते हैं, उस लिक्विड को कहा जाता है पस, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ग्रैन्युलर लिगोसाइट्स के बारे में।